हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इम्बिडस इंग्लिश लाइशियम। चलिए आज हम लोग प्रयास बैच के पहले सेशन को देखेंगे और मैं ये सेशन जो है काफ़ी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक आने का मतलब है कि ग्रामर का जो सबसे बेसिक पॉइंट होता है ना। आज हम लोग सेशन को वहाँ से देखेंगे क्योंकि इस प्रयास बैच के अंतर्गत मेरा मोटिव ही है कि आपको एकदम बेसिक जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक की चीज़ों को बताया जाए, मतलब बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो इंग्लिश में या ग्रामर के सेंस में अगर हम लोग बेसिक के बारे में बात करें तो सबसे पहले दो ही टर्म आता है हमारे सामने, जिसका नाम है इंग्लिश और ग्रामर। ये दो टर्म सामने आता है, ठीक है, इंग्लिश और ग्रामर। देखिए ध्यान से, आप एक एक बात को समझिएगा। हमने दो टर्म लिखा है, एक इंग्लिश और दूसरा ग्रामर, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ही पढ़ना है मुझे मेनली, और इन्हीं दोनों को हमें डिफाइन करते हुए चलना है कि एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश जो है भाषा है, लैंग्वेज है ना। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। और ग्रामर क्या है भाई? ग्रामर कह सकते हैं आप लोग अ सेट ऑफ रूल्स, है ना, या कन्वेंशंस। कन्वेंशंस कह सकते हैं आप लोग। कन्वेंशंस का मतलब नियम होता है, ठीक है। या क्या कह सकते हैं आप लोग? आप लोग कह सकते हैं स्ट्रक्चरल, अ सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स भी कह सकते हैं। ये केवल रूल्स हो गया या स्ट्रक्चर रूल्स हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, रटना नहीं है कोई चीज आप लोगों को, केवल ध्यान से समझते जाना है आप लोगों को। हमने क्या लिखा है कि इंग्लिश और ग्रामर दो टर्म को हमने डिफाइन किया, है ना। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। और ग्रामर क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स, कन्वेंशन या स्ट्रक्चरल रूल्स। किस चीज का? तो आप कह सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करेंगे देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है आपको, लीजिए मैं थोड़ा यहाँ डॉट डॉट करता हूँ क्योंकि इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी। हम लोग केवल कह रहे हैं कि ये जो है रूल्स का एक क्या है, कंप्लीट सेट है, कन्वेंशंस का सेट है या स्ट्रक्चर रूल्स का सेट है। क्या है? यहाँ हमने एक इंट्रोगेशन मार्क लगा दिया है क्योंकि अभी पढ़ना नहीं, इसके बारे में देखेंगे क्या है अभी, ठीक है। तो केवल दो चीज समझिए आप लोग इंग्लिश और लैंग्वेज को लेकर के। अब थोड़े से इसके अगर बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो आपको ये जानना जरूरी है कि इंग्लिश की जो ओरिजिन है, ओरिजिन कहने का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को सबसे पहले किसने हमारे सामने लाया, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश ग्रामर को सबसे पहले किसने सामने लाया। तो उन दोनों का नाम आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप में याद रखिएगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या समझ सकते हैं आप लोग? फादर ऑफ, ठीक है। तो फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जिनका नाम होता है, देखिए याद करने का तरीका, यहाँ एल से लैंग्वेज है, यहाँ नाम हो जाएगा जेफरी चौसर। क्या नाम यहाँ हो जाएगा? जेफरी चौसर, ठीक है। और फादर ऑफ, यहां भी मैं लिख सकता हूं फादर ऑफ ग्रामर, ठीक है। यहां क्या बोलेंगे? लिंडले मुरे, लिंडले मुरे। तो ये दो आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का जो शब्द है ना, ये आपको याद रखिएगा दोनों पॉइंट को, ठीक है। इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो हमने बोला वो जेफरी चौसर है, और फादर ऑफ ग्रामर जो है वो है लिंडले मुरे। क्या नाम है? लिंडले मुरे। याद करने का जो थोड़ा सा आसान तरीका है, क्योंकि कई बार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, सवाल में ऐसे टर्म दे दिए जाते हैं जहां पे आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग करेंगे तो यहाँ पे एल से लैंग्वेज है, आपका जो फर्स्ट लेटर यहाँ पे एल है, यहाँ पे जेफरी चौसर बोलेंगे, जी से बोलेंगे। लेकिन यहाँ फादर ऑफ ग्रामर में फर्स्ट लेटर जी है, तो यहाँ पे नाम क्या बोलेंगे आप लोग? लिंडले मुरे बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप लोग? लिंडले मुरे, राइट। तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे याद रखिएगा, जी से ग्रामर, एल से लिंडले मुरे, और यहाँ पे एल से लैंग्वेज और जी से क्या हो गया? जेफरी चौसर। यानी एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का। जहां पे जी रहेगा वहां पे फर्स्ट नाम एल से होगा, और जहां एल रहेगा वहां फर्स्ट नाम जी से होगा। तो ये सब याद करने का तरीका हम लोग खुद से इसका, है ना, यूज कर सकते हैं ताकि कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ग्रामर जहां रहेगा वहां क्या होगा भाई? लिंडले मुरे, एल से। जहां लैंग्वेज रहेगा वहां क्या होगा? जेफरी चौसर यानी जी से होगा, राइट। चलिए, तो ये यहाँ पे बात हो गई। अब सुनिए थोड़ा सा, अब हम लोग देखते हैं, इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे हमने ग्रामर का डेफिनेशन लिखा है ना, देखिए क्या लिखा हुआ है। अभी हमने बताया था ग्रामर जो है वो क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स या कन्वेंशंस। किस टाइप का चीज? तो यही लिखा हुआ है, ग्रामर इज द सेट ऑफ अ स्ट्रक्चरल रूल्स, ठीक है, गवर्निंग, ध्यान दीजिए, गवर्निंग द कंपोजिशन ऑफ क्लाउजेज। अब ये क्लाउज क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य। क्या होता है इसका मतलब? क्लाउज का मतलब उपवाक्य होता है।
फ्रेजेस, फ्रेजेस का मतलब वैसे तो मुहावरा होता है, फ्रेज का मतलब मुहावरा होता है, लेकिन फ्रेजेस, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है हम लोग वन बाय वन देखेंगे सारी चीजों को। एंड वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स का मतलब शब्द जानते हैं आप लोग। इस वर्ड्स की वजह से क्या बनता है, वर्ड्स की वजह से ही सेंटेंस का निर्माण होता है, हम लोग देखेंगे इन अ नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, देखिए लैंग्वेज के बारे में बात कर दिया, मतलब चाहे कोई लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, फ्रेंच हो, किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर जो है वो हर जगह अलग अलग एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी ग्रामर का जो यूजेस है वो हर तरह के लैंग्वेज में है, हर तरह के लैंग्वेज में ग्रामर का यूज होता है। अगर हम लोग हिंदी के बारे में बात करते हैं तो हिंदी में भी पढ़ते होंगे हम लोग, हिंदी व्याकरण, व्याकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। ठीक है, तो जिस भी लैंग्वेज के बारे में बात करें आप, चाहे संस्कृत की बात करें, हिंदी की बात करें, अंग्रेजी की बात करें, फ्रेंच की बात करें, जिस भी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे आप लोग, उस लैंग्वेज में उसके रूल्स, उसके जो पूरा का पूरा जो हमारा नियम है, जो लॉज है, उसको पढ़ने के लिए ग्रामर शब्द का निर्माण वहां किया गया है, और उसके अंतर्गत अलग अलग चीजों का ग्रामर के तौर पर उसमें हम लोग कंप्लीट तरीके से उसको समाहित किया गया है, उसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे था, क्लियर हो गया कि ग्रामर इज द सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स। कैसा है ये, स्ट्रक्चरल रूल्स है। गवर्निंग, गवर्निंग का मतलब है उसपे गवर्न करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, काम करवाता है, किस रूप में, कंपोजिशन ऑफ क्लाउजेस, क्लाउज का कंपोजिशन करता है, उपवाक्य बनाता है, फ्रेज का निर्माण करता है, वर्ड्स और सब को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाता है जो आगे लिखा हुआ है। द रूल्स इन अ लैंग्वेज फॉर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, क्या लिखा है, फॉर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड ज्वाइनिंग देम इनटू सेंटेंसेस, ध्यान रखिएगा, फॉर चेंजिंग द, क्या लिखा है, फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड ज्वाइनिंग देम इनटू सेंटेंसेस। कहने का मतलब यह हुआ कि ग्रामर नियमों का वो संग्रह है, नियमों का वो सेट है, रूल्स का वो सेट है, जिसके अंतर्गत हम लोग वर्ड्स के अलग अलग फॉर्मेशन को देख करके, है ना, वर्ड्स के अलग अलग फॉर्मेशन को करते हुए एक सेंटेंस में उसका कैसे यूज करते हैं, निर्माण करते हैं, यही हमें ग्रामर सिखाता है। हालांकि ग्रामर की परिभाषा आप लोग बचपन में पढ़े होंगे अपने सिंपल तरीके से कि ग्रामर एक ज्ञान है ना, ग्रामर के बारे में क्या पढ़े होंगे कि ग्रामर एक ज्ञान है, विधा है। विधा का मतलब तो लॉज होता है, ठीक है, नॉलेज होता है, जो आपको लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। यानी ग्रामर इज नॉलेज दैट टीचेज अस हाउ टू स्पीक, हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। या इसको कॉन्सिक्वेंसली पढ़ें, पहले रीड के बारे में बात करेंगे, फिर राइट के बारे में बात करेंगे और फिर स्पीक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी ग्रामर इज नॉलेज दैट टीचेज अस हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक करेक्टली। हाउ टू स्पीक करेक्टली मतलब चीजों को कैसे आप सही सही शुद्ध शुद्ध तरीके से पढ़ते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं, यही तो ग्रामर है। तो ये हम लोग सिंपल तरीके से बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ स्टैंडर्ड तरीके से बताया है जो एक्चुअली ग्रामर को डिफाइन करता है। राइट, चलिए इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं ग्रामर की टाइप्स के बारे में। ठीक है, ग्रामर का जो टाइप्स होता है, वैसे ग्रामर के अलग अलग तरह पढ़ सकते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, पर्सपेक्टिव ग्रामर, केस ग्रामर, ठीक है, उसके बाद मेंटल ग्रामर, थ्योरेटिकल ग्रामर, वो हम लोग अलग तरीके से उसको देखते हैं। वो थोड़ा सा उसका कैटेगराइजेशन जो होता है वो एडवांस तरीके से होता है। नॉर्मल और सिंपल भाषा में अगर बात करें हम लोग जो बचपन से पढ़ते आए हैं, उसी बात को मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और बस चीज़ों को समझना है, ग्रामर के चीज़ों को समझ करके आगे उसका एप्लीकेशन करना है, अप्लाइड करना है। ठीक है, तो ग्रामर के बारे में बात किया जाए तो ग्रामर का मेनली 5 टाइप्स होता है। ठीक है, ये पांचों जो इसकी जो पांचों की जो ओरिजिन है वो ग्रामर शब्द से निकला है। ठीक है, नाम दिया है ऑर्थोग्राफी, नाम दिया है आपका एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी जिसका हिंदी होता है वर्ण विचार, वर्ण का मतलब समझते होंगे, वर्ण का मतलब होता है लेटर। क्या होता है भाई, लेटर। ठीक है, अब लेटर आप जानते होंगे ABCD जो होता है वही लेटर है। दूसरा है इटीमोलॉजी, इटीमोलॉजी का मतलब है शब्द विचार, और शब्द का मतलब समझते होंगे आप लोग, शब्द का मतलब वर्ड। ठीक है, तीसरा है यहाँ सिंटैक्स, सिंटैक्स मतलब होता है वाक्य विचार, वाक्य का मतलब आप समझते होंगे सेंटेंस, वाक्य मतलब क्या होता है, सेंटेंस। ठीक है, वाक्य का मतलब सेंटेंस। चौथा दिया है पंक्चुएशन, चिन्ह विचार, ध्यान सुनिएगा, पंक्चुएशन का मतलब चिन्ह विचार। अब इस चिन्ह के अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट तरह का साइन होता है, जैसे सुनिए, जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ये हो गया कॉमा, है ना, 2-4 साइन में लिख देता हूं यहाँ पे, ये हो गया कॉमा, सेमी कॉलन बोलते हैं हम लोग, ये हो गया सेमी कॉलन,
ये हो गया कॉलन, ये हो गया फुल स्टॉप। इस ढंग से और भी होता है, हम लोग इसको पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, और सबका यूज भी पढ़ेंगे, कहाँ कॉमा का यूज करते हैं, क्योंकि ये सब पढ़ना जरूरी इसीलिए है क्योंकि ये सब पढ़े बगैर आप बेहतर ढंग से सेंटेंस को जोड़ नहीं सकते। आपको यहाँ स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ रिटन इंग्लिश मतलब बेहतर कैसे लिखे आप, आपके लिखने में मिस्टेक्स बिल्कुल ना के बराबर हो, तो ये चीज आप तभी सुधार पाएंगे जब आपको पंक्चुएशन पे कमांड होगा, यानी जो साइन है उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे मान चलिए कि आपसे कोई क्वेश्चन मार्क करता है, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, तो हम क्या करेंगे, ये साइन लगाएंगे, क्योंकि ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन होता है, क्वेश्चन मार्क। जैसे हुर्रे बोलते हैं ना, हुर्रे, तो हुर्रे का मतलब क्या होता है, एक्सक्लेमेशन दिखा रहा है वो, ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन के लिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, राइट। चलिए, उसके बाद ये है प्रोसोडी। प्रोसोडी का मतलब है छंद विचार। अब ये प्रोसोडी क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये जो लोग पोएट्री वगैरह पढ़ते हैं, छंद वगैरह है ना, तो वहां पे देखते हैं हम लोग, ये हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किसी भी तरह के इंग्लिश में इसका इस्तेमाल फिलहाल नहीं होता है। हम लोग का यूज देखा जाए तो मेनली यहीं तक होता है, ठीक है, यहीं तक मेनली होता है। तो हमें यही केवल जानना है, ऑर्थोग्राफी, लेटर के बारे में, एटिमोलॉजी, वर्ड के बारे में, सिंटैक्स, सेंटेंस के बारे में, पंक्चुएशन जो होता है जिसके अंतर्गत कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, फुल स्टॉप, ठीक है, उसके बाद इंटरोगेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके कुछ और भी शब्द पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये सब जानना होता है। तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि हर चीज बेसिक बेसिक बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी हमने देखा था है ना ग्रामर के टाइप्स के बारे में, जिसके अंतर्गत आपने ग्रामर के 5 नामों को देखा, उसके 5 अलग अलग टाइप्स को देखा। फिर से रिमाइंड करता हूँ, ऑर्थोग्राफी, दूसरा आपका क्या नाम था, ऑर्थोग्राफी के बाद एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। उसी में पहला नाम होता है ऑर्थोग्राफी, ठीक है, फर्स्ट नाम क्या हमारा है, ऑर्थोग्राफी, ध्यान दीजिएगा। तो इस ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत ही हम लोग देखेंगे वर्ड विचार। कुछ नहीं करना है, इसका डेफिनेशन वगैरह कुछ जानने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज रट करके आप कुछ नहीं कर सकते। केवल समझिए और समझ करके आपको ध्यान में रखना है, ताकि कभी आपको पहचानने को लेकर के कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके दिमाग में, राइट। तो ऑर्थोग्राफी का मतलब है वर्ड विचार। क्या होता है भाई, वर्ड विचार। ऑर्थोग्राफी का मतलब जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, लेटर के बारे में पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ लेटर, ठीक है। तो वहां पे मतलब मेनली लेटर इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं। लेटर में 2 होता है, एक होता है स्मॉल लेटर जो ABCD इस तरह से लिखाता है, ठीक है, और दूसरा होता है कैपिटल लेटर, यहाँ ABCD ऐसा लिखाता है। मतलब आपको हम देखिए कितना बेसिक से हर चीज बता रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि स्मॉल लेटर कैसे लिखाता है, कैपिटल कैसे लिखाता है। हालांकि आने वाले बाद के सेशन में हम आपको ये भी पढ़ाएंगे कि कैपिटल लेटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। आप लोग जानते भी होंगे कि जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि इसके अलावा भी कैपिटल लेटर का यूज और कहाँ कहाँ होता है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैपिटल का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल लेटर का यूज हो गया है ना, स्मॉल का यूज ये हम लोग देखेंगे। तो लेटर के अंतर्गत 2 होता है, स्मॉल लेटर और क्या होता है, कैपिटल लेटर। टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स होता है हमारा इस अल्फाबेट के अंतर्गत, जिसको अल्फाबेट बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, 26 होता है। उसके अंतर्गत वॉवेल है, सेमी वॉवेल है और क्या है, कॉन्सोनेंट है। ध्यान सुनिएगा, वॉवेल है और क्या है भाई, वॉवेल, सेमी वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल के अंतर्गत 5 नाम है, A, E, I, O और U। सेमी वॉवेल के अंतर्गत 2 नाम है, W और Y। W और Y का नाम सेमी वॉवेल क्यों पड़ा, क्योंकि वो आधा मतलब हाफ उसका जो फंक्शन है वो कॉन्सोनेंट का है और हाफ फंक्शन जो है वो वॉवेल का है, यानी वो वॉवेल का भी काम करता है और वो कॉन्सोनेंट का भी काम करता है। कैसे काम करता है अभी हम लोग आगे देखेंगे वर्ड के फॉर्मेशन में, तो वहां पे उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। कॉन्सोनेंट जो रेस्ट बच गया आपका, 5 और 2 7 हो गया, और 7 और प्लस 19, ठीक है, 26 हो गया ना। तो ऐसे होता है। तो वॉवेल में 5 नाम A, E, I, O, U, सेमी वॉवेल में 2 नाम W और Y, और कॉन्सोनेंट में 19 नाम जो है, जिसके अंतर्गत V, C और D, ठीक है। और भी आगे ऐसे आप देख लीजिएगा, 19 नाम टोटल है। चलिए, तो ये होता है हमारा क्या है, आप लेटर के बारे में आपने देखा, लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। उसके बाद 26 में जो अल्फाबेट आता है पूरा, इस पूरे समूह को अल्फाबेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके अंतर्गत वॉवेल, सेमी वॉवेल और कॉन्सोनेंट, यानी उस 26 लेटर में उसका जो अलग अलग फॉर्मेशन है, या 26 लेटर में जो अलग अलग उसकी कैटेगराइजेशन देखा जाए, तो वॉवेल भी है, सेमी वॉवेल भी है और क्या है, कॉन्सोनेंट भी है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, 26 लेटर्स को मिलाकर हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं,
तो कभी भी गलती से वहां पे अल्फाबेट्स मत कह दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे अल्फाबेट्स कह देंगे, अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषाएं हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। तो अल्फाबेट्स आपको नहीं कहना है, क्या कहना है, अल्फाबेट कहना है। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, जबकि अल्फाबेट्स का मतलब लैंग्वेज होता है, भाषाएं होता है, ठीक है। अलग अलग भाषा के लिए हम लोग अल्फाबेट यूज करते हैं, जैसे चाइनीज अल्फाबेट, फ्रेंच अल्फाबेट मतलब फ्रेंच भाषा, चाइनीज भाषा। तो अल्फाबेट जो होता है ये प्लूरल फॉर्म है इसका, लेकिन इसका मतलब लैंग्वेज हो जाता है, राइट। तो कभी आपको अल्फाबेट्स यूज नहीं करना है, क्योंकि अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। आपको इसके लिए अल्फा ये यूज करना है, ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग इसको। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अभी हमने बताया था आपको कि ऑर्थोग्राफी जो होता है उसके अंदर हम लोग लेटर को देखते हैं, जिसमें लेटर में आपने देखा स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, और साथ ही साथ आपने लेटर के अंदर देखा कि हम लोग कैसे यूज करते हैं वॉवेल, शई वॉवेल और कॉन्सोनेंट का क्या क्या आता है उसमें, ठीक है। अब हम लोग ऑर्थोग्राफी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं डिटेल में कि ऑर्थोग्राफी का एक्चुअली यूज क्या है, किस ढंग से होता है। तो उसके थोड़े से डेफिनेशन को देखते हैं सेंटेंस में, ठीक है। उसका सेंटेंस में डेफिनेशन देखते हैं, हर चीज हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, एन ऑर्थोग्राफी इज अ सेट ऑफ कन्वेंशंस। सेट ऑफ कन्वेंशंस का मतलब सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं, ठीक है। किस लिए, फॉर राइटिंग, मतलब ऑर्थोग्राफी जो होता है वो हमें लिखने में हेल्प करता है, उसी के लिए एक पूरा रूल बनाया गया है, सेट ऑफ कन्वेंशंस या सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। इट इंक्लूड्स, जिसमें क्या क्या शामिल है भाई, नॉर्म्स ऑफ स्पेलिंग, स्पेलिंग, हाइफनेशन, ये जो हाइफन से बना हुआ है, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन का मतलब कंप्यूटर की भाषा में इसको हम बोलते हैं अपर केस, क्या बोलते हैं इसको, अपर केस। अपर केस और लोअर केस समझते होंगे। अपर केस का मतलब जैसे ए हो गया, ए बी सी डी, ये हो गया अपर केस में। लोअर केस का मतलब होता है कंप्यूटर की भाषा में, लोअर केस का मतलब समझते होंगे आप लोग, जैसे ए बी सी डी। हमने ये बताया था थोड़ी देर पहले आपको, बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी का मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। तो ये हो गया कैपिटल लेटर, ये हो गया स्मॉल लेटर, उसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। वर्ड ब्रेक्स, वर्ड ब्रेक्स कहने का मतलब हाइफन से कैसे हम लोग शब्दों को कनेक्ट करते हैं और तोड़ते हैं। जैसे हम बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर हाइफन इन और फिर हाइफन देके लॉ लिखते हैं, वो होता है वर्ड ब्रेक्स। इम्फेसिस, इम्फेसिस कहने का मतलब होता है कि जब हम किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वैसे कंडीशन में जो उच्चारण करने के दरमियान ही, वैसे दरमियान कंडीशन में हम लोग किस किस लेटर पे कहाँ पे ज़्यादा इम्फेसाइज करना है, नहीं करना है, यानी फोनेटिक्स का थोड़ा बहुत ज्ञान हमें ऑर्थोग्राफी से भी मिल जाता है। और उसके बाद है पंक्चुएशन। हालांकि पंक्चुएशन ग्रामर का एक अलग पार्ट है, हमने देखा कि ग्रामर का ही टाइप है, लेकिन उसको भी इसमें शामिल किया गया है, इसके अंदर हम लोग इसको पढ़ते हैं। मोटा मोटी आप ये समझिए कि किसी भी वर्ड के स्पेलिंग को लिखने के लिए, इंग्लिश में किसी भी वर्ड के स्पेलिंग को लिखने के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो सब का सब हम लोग ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। फिर सुन लीजिएगा, तो ऑर्थोग्राफी क्या है भाई, ऑर्थोग्राफी का मतलब वर्ण विचार, इज अ सेट ऑफ कन्वेंशंस फॉर राइटिंग अ लैंग्वेज। इट इंक्लूड्स नॉर्म्स ऑफ स्पेलिंग, हाइफनेशन, कैपिटलाइजेशन, वर्ड ब्रेक्स, इम्फेसिस एंड पंक्चुएशन। मतलब एक ऐसा समूह कह सकते हैं रूल्स का है जो लिखने में हेल्प करता है किसी लैंग्वेज को, जिसके अंतर्गत स्पेलिंग शामिल है, हाइफन है ना, कैपिटलाइजेशन का मतलब बड़ा और छोटा वाला, तो बड़ा वाला यहाँ पे हमने लिखा है, वर्ड ब्रेक्स, उसके बाद इम्फेसाइज, ठीक है, और पंक्चुएशन, इसका प्रॉपर्ली हम लोग यूज करते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। अब ऑर्थोग्राफी के बाद आता है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब जहां पे हम लोग शब्द के बारे में पढ़ते हैं, यानी वर्ड्स कैसे यूज करते हैं। तो हमने काफी बेसिक से आपका एक सेशन स्टार्ट किया है, अब हम लोग देखेंगे शब्द के बारे में, ठीक है, कि प्रॉपर्ली एटिमोलॉजी का हम लोग शब्द को कैसे यूज करेंगे। तो शब्द को देखने क्रम में फिर हम सीखेंगे किसी भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन जो है हम लोग कैसे आसानी से कर देते हैं और लिख लेते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आइए देखते हैं हम लोग उसके बाद फिर सेकंड जो हमारा पार्ट है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब है शब्द विचार होता है, शब्द का मतलब है ना, वर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं, तो एटिमोलॉजी क्या होता है। तो जिस तरीके से ऑर्थोग्राफी में आपने देखा स्पेलिंग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, एटिमोलॉजी जो होता है ये हमें सिखाता है कि किसी भी वर्ड्स का, किसी भी पार्टिकुलर वर्ड्स का उसकी ओरिजिन क्या है, यानी वो बना कैसे है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। या यूं कहें कि उस वर्ड का हिस्ट्री क्या है, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, वो हमें सिखाता है एटिमोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और हम डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या लिखा है, देखिए, द स्टडी ऑफ ओरिजिन या हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो लीजिए हम हिस्ट्री को हटा देते हैं, ओरिजिन समझिएगा।
अब देखिए इस वर्ड्स के बारे में जानने के लिए आप ये बात करें कि वर्ड्स कैसे बना है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इसको और हम डिफाइन करते हैं। वर्ड्स के लिए हमने दो तरह का शब्द, एक होता है सेलेबल और दूसरा होता है मॉर्फिम। एक होता है सेलेबल और दूसरा क्या होता है मॉर्फिम। ध्यान से केवल समझिएगा आप लोग। सेलेबल का मतलब होता है शब्द खंड, क्या होता है भाई, शब्द खंड। और मॉर्फिम का मतलब होता है शब्दांश। मॉर्फिम का मतलब क्या होता है, शब्दांश होता है, ठीक है। तो वर्ड्स का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, सेलेबल और मॉर्फिम से हुआ। ध्यान सुनिएगा, सेलेबल और मॉर्फिम से हुआ है। सेलेबल का मतलब शब्द खंड और मॉर्फिम का मतलब शब्दांश होता है। अब ये भी दो तरह के कैटेगराइजेशन में बढ़ जाता है। एक को हम बोलते हैं रूट वर्ड, क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं रूट वर्ड, या इसी का नाम होता है वेस वर्ड। रूट वर्ड ये क्या होता है, वेस वर्ड। देखिए हर एक चीज आप काफी डिटेल में और बेसिक से पढ़ेंगे। और दूसरा का जो नाम होता है वो नाम होता है एफिक्स। क्या नाम होता है यहाँ पे, एफिक्स। अब ये एफिक्स क्या होता है देखेंगे, ये भी तीन तरह का होता है। एक होता है प्रीफिक्स इसके अंतर्गत, दूसरा इनफिक्स होता है, और तीसरा होता है इसमें सफिक्स। क्या होता है, सफिक्स, सफिक्स, ठीक है। एफिक्स में होता है प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स। ध्यान सुनिएगा, प्रीफिक्स का मतलब होता है प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब जुड़ना। ध्यान सुनिएगा, प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। पहले जुड़ेगा प्रीफिक्स। अब कहाँ जुड़ेगा, तो जब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी वर्ड्स के पहले जुड़ेगा। इनफिक्स जो बीच में चेंज करता है, और सफिक्स, सफिक्स जो क्या होता है, सफिक्स जो लास्ट में जुड़ता है। सफ का मतलब आफ्टर और फिक्स मतलब होता है जुड़ना, जो बाद में जुड़ता है, ठीक है। तो यही हमारा स्ट्रक्चर मेनली है, इसको हमें पढ़ना है ध्यान से। तो आज का सेशन में इतना ही रखता हूँ, केवल इसी स्ट्रक्चर के आधार पे, क्योंकि इसको डिफाइन करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ है, और काफी डिटेल से ये हमारा जो क्लास चलेगा रूट वर्ड का, ये काफी डिटेल में चलेगा। क्योंकि रूट वर्ड पढ़ने के बाद ही दुनिया का कोई भी वर्ड्स होगा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस में जो स्पेशल जो वर्ड्स यूज होते हैं, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, उसको पहचानने के लिए हमें रूट वर्ड की सहायता से वो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रयास बैच के जो छात्र हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, नंबर भी अपना अपडेट कर दिए हैं, तो उनके पास पीडीएफ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक जो लेक्चर है उसको पहले अटेंड कर लेते हैं, क्योंकि पहले आप मेरी बात अच्छे समझ लें कि हम कहाँ से स्टार्ट किए हैं, क्या क्या पढ़ाना है हमें। उसके बाद आप लोग जो पीडीएफ में आपको होमवर्क सीरीज मिलेगा वो उसमें मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा अच्छे से, ताकि एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई डाउट होगा तो आप ऑब्वियसली मुझे तुरंत आप कमेंट करके भी, या फिर हमारे दिए गए आप अपने रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर से कर सकते हैं। जो बच्चे इसके लिए इच्छुक हैं कि हमें भी रजिस्ट्रेशन करवाना है इस बैच के लिए, प्रयास बैच के लिए, जो आपको स्पोकन और रिटन दोनों इंग्लिश के लिए होगा, ये उसका पहला सेशन था, तो वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच। आज का ये सेशन यहीं तक रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक लोगों तक इसे जरूर पहुंचाते रहें, ताकि उनको भी फायदा मिलते रहे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।